हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बताइए, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके ऊपर हम जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस जो है सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, जिसने भी डीएलएड का फॉर्म भरा है उन सभी के लिए भी जो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सिर्फ बीएड देख कर नहीं, आप डीएलएड की भी यहाँ से जो अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। इतने याद रखिए, ठीक है। क्लास का जो समय देख रहे जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे इसी टाइम पे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आप सबको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस शेड्यूल है उसका याद करके रखिए, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है और तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ की बात करें, देखिए पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका जो है लिंक मिल जाएगा। और देखिए आपका कुछ भी डाउट हो, कैसा भी सपोर्ट चाहिए, पूरी की पूरी आपकी मदद की जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट हो, आप वहाँ पे पूछिए, आपकी पूरी पूरी मदद हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का जाके लिंक मिल जाएगा, जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, 10 तारीख से 3 मार्च तक जो है यूपीबीएड का फॉर्म भरा जाने वाला है। तो जिसने भी नहीं भरा जाके फटाफट अपना फॉर्म भर दे। 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम का डेट भी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और मे भी रिपोर्ट आ रही है कि बिहार वालों का जो फॉर्म है कल तक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 तारीख तक जो है बिहार वालों को भी फॉर्म आ सकता है। तो उसके लिए भी आप लोग भी प्रिपेयर यानी कि रेडी रहिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उत्तर देखते हुए चलेंगे। सही से उत्तर क्या देगा? उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा, बताइए। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे नंदा देवी है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश से हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपका नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 52 नंबर बताएगा राइट आंसर का। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे 16 सितंबर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत क्या होती है? तो हमारे वायुमंडल में एक परत है जो कि हमको सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो ओजोन परत का संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 53 नंबर बताइएगा राइट आंसर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, बताइए। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है कहाँ पर होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 54 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। नीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होता है मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली उत्पादन से। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही, तो नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली के उत्पादन से, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 55 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा, बताइए। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल है? कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 56 नंबर बताइएगा आंसर का। चरी बरसीम धान, ठीक है, चरी बरसीम धान मटर फसल जो है चक्र चलाने के लिए कितनी खेतों की आवश्यकता होती है? चरी बरसीम धान मटर फसल का जो चक्र है चलाने के लिए कितनी खेतों की आवश्यकता होती है हमको? तो देखिए चरी बरसिम धान मटर फसल की चक्र जो चलाने के लिए हमको कम से कम 2 खेतों की आवश्यकता होती है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या देगा। आपका 57 नंबर है। 2:1 यानी कि ट्राइफॉर्मिक फैलाने वाले सिलिकेट क्लेज
की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है बताइए। सीईसी यानी कि कैप्शन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी 20 से 40 मैक्वायर 100 ग्राम, ठीक है, प्रति 100 ग्राम पर जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2:1 ट्राइफॉर्मिक फैलाने वाली सिलिकेट क्लेज की धनायन विनिमय क्षमता यानी कि सीईसी यानी कि कैप्शन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है। तो 20 से 40 MEQ प्रति ग्राम पर लगता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर को। चीज के जामन में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, चीज के जामन में किस प्रकार के जो है जीवाणु पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चीज के जामन में आपके देखिए लैक्टिक अम्ल तथा सुवास यानी कि फ्लेवर पैदा करने वाले दोनों प्रकार के जो है जीवाणु पाए जाते हैं। तो आप जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। चीज आपने बहुत खाया होगा ना, तो चीज के जामन में देखिए लैक्टिक अम्ल तथा सुवास पैदा करने वाले दोनों प्रकार के जो है जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 59 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है बताइए। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है अच्छी होती है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गांठ गोभी के लिए आपकी दोमट मृदा होनी चाहिए, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 60 नंबर बताइएगा राइट आंसर। भारत की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है किसके अंतर्गत बताइए। कृषि भूमि के अंतर्गत, गैर जोत भूमि के अंतर्गत, वन भूमि के अंतर्गत, अपर्दित भूमि के अंतर्गत। भारत की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि किसके अंतर्गत आती है, तो आपका सही उत्तर हो जाता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका देखें 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था बताइए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हॉर्डिंग के, ठीक है। हॉर्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था कलकत्ता में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। हॉर्डिंग हॉर्डिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 62 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या देगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मैडम भीखाजी कामा ने, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा ने जो है आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं आपका 63 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन बताइए। देवदास उपन्यासकार के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए देवदास उपन्यास के रचनाकार की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपको हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो उसके बारे में। और इस उपन्यास के ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है और मेरे ख्याल से 3 बार बन चुकी है, ठीक है। इतने याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 64 नंबर है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था बताइए। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो आपका जन गण मन कहाँ पर गाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये कलकत्ता में गाया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो आपका कोलकाता में गाया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 65 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था बताइए। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेजली ने या लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो देखिए भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात यानी कि शुरू किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका देखें 66 नंबर। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य बताइए। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का
महाराष्ट्र राज्य जो है सर्वाधिक औद्योगिक राज्य है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 67 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तेजड़िया और मंदड़िया जो है वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका स्टॉक मार्केट से संबंधित। ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया जो है वाणिज्य के स्टॉक मार्केट पहलू से जो है संबंधित है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 68 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? बताइए, निम्नलिखित में से ऐसा कर कौन सा ऐसा कर है जिससे जो है कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आयकर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आयकर आपका ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 69 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? बताइए, विश्व स्वर्ण परिषद के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे भारत है। ठीक है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत ऐसा देश है जो स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, इतने आते हैं। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। मतलब भारत जो है सबसे ज्यादा सोना अपने देश में मंगाता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी, ठीक है, निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? बताइए, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है साथियों? तो देखिए, हार्ड करेंसी का अर्थ होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, वह मुद्रा होती है हार्ड करेंसी जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खत्म बताइएगा आंसर है। कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य आपका हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, कमांड इकोनॉमी यानी कि कमांड का मतलब होता है नियंत्रित नियंत्रित करना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा निम्न में से कौन सा जो है स्तरीकरण का आधार है? बताइए, निम्न में से कौन जो है आपका स्तरीकरण का आधार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका असमानता। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असमानता जो आपका स्तरीकरण का आधार होता है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 72 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 73 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकावर ने, गिन्सबर्ग ने, फेरिस ने या जॉनसन ने? तो आपका राइट आंसर साथ में मैकावर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैकावर ने जो है प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा है 73 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आंसर का। सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किसमें नहीं आता? बताइए, सामाजिक परिवर्तन जो है निम्न में से किसमें नहीं आता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानून, परंपरा, शिक्षा या धर्म? तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन जब तक देखिए परंपरा में नहीं आता, इतना याद रखिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो कि कानून, शिक्षा, धर्म में आता है लेकिन परंपरा में नहीं आता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर सभी को यहाँ तक। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया? बताइए, सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सांस्कृतिक क्या देगा? तो सांस्कृतिक प्रतिस्थापना। ठीक है, सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर सांस्कृतिक परिवर्तन की। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 76 नंबर है। राष्ट्र उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है बताइए। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किसके द्वारा होता है, मैंने आपको कल ये वाला क्वेश्चन बताया था, तो आपका राइट आंसर संसद द्वारा। ठीक है, इतना याद रखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे देखिए आपका 77 नंबर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया था बताइए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन रहेगा आपका देखें 78 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में जो है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो जो आपका ये सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बताएंगे सही उत्तर का 79 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंध किया गया है क्या बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंध में किया गया है क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा बताइए। तो अनुच्छेद 17 की अगर बात की जाएगी छात्रों तो आपका हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन का इसमें उपबंध किया गया है, इतने याद रखिए। ठीक है, तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंध में जो आपका दिए अस्पृश्यता के उन्मूलन का उपबंध दिया गया है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा 80 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संसद को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है संसद को प्राप्त है। ठीक है, और किसी को नहीं, इतना याद रखिए। ठीक है, अगर नया राज्य बन रहा है अथवा नए राज्य की सीमा का या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो इसका अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक है, संसद ही उसका जो है निवारण कर सकती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 81 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा है, सितार है, बांसुरी है, तबला है। तो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आते हो वीणा हो जाएगा, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र जो है आपका यहाँ पे वीणा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप ये वाला टिक कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा आपको 82 नंबर। ठीक है, क्या देगा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर की उपाधि किसने दी थी बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर इसकी उपाधि किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपकी फयाज खान ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर इसकी उपाधि जो आपकी फयाज खान ने दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 83 में पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियां किस ग्रंथ में संकलित है बताइए। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियां जो है किस ग्रंथ में संकलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हदीस में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 84 नंबर। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था बताइए। दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका याद रखिए रामानंद ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक की बात कर साथियों कौन थे, तो पारसी धर्म के संस्थापक आपके जरूर ठीक ठीक है,
जरथुस्त्र थे, ठीक है। जरथुस्त्र जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारसी धर्म के संस्थापक की बात करें तो जरथुस्त्र थे जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 86 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या देगा, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 50 के जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अनुच्छेद 50 के अनुसार जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 87 नंबर। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों के समूह मिलकर एक राज्य बनने का निर्माण करते हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12 जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार जो है 12 राज्यों के समूह जो है मिलकर राज्य मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर है। निम्न में से कौन सी नीति जो है मैकियावेली द्वारा प्रिंस में दी गई थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो है मैकियावेली द्वारा प्रिंस में दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों लोमड़ी तथा वाक्र में जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोमड़ी तथा वाक्र नीति जो है आपका मैकियावेली द्वारा प्रिंस में दी गई है, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर। द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी किसकी रचना है। द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी जो है किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट बी एस टेड की है जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही तो, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी रचना है रॉबर्ट बी एस टेड की, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो संविधान सभा की अगर बात की जाएगी तो आपके कुल 389 सदस्य थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल आपके 389 सदस्य थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग, मार्क करके रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 91 नंबर। राजा विराट की कन्या का क्या नाम था जिससे अभिमन्यु का जो है विवाह हुआ था, बताइए। राजा विराट की कन्या का क्या नाम था जिससे अभिमन्यु का जो है विवाह हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो सकती है उत्तरा नाम था जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा विराट की कन्या का उत्तरा नाम था जिससे अभिमन्यु का जो है विवाह हुआ था, ठीक है। अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, ठीक है। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, ठीक है। सुभद्रा जो है श्री कृष्ण की बहन थी। कौरव सेना के प्रथम सेनापति कौन नियुक्त हुए थे। कौरव सेना के प्रथम सेनापति कौन नियुक्त हुए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट आंसर साथियों भीष्म पितामह जो आपका एल बी एल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन 93 नंबर। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे, बताइए। महाभारत युद्ध के उपरांत जो है कौरव सेना के कितने महारथी जो है शेष बचे हुए थे। तो आपका राइट आंसर होगा 3 जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 94 नंबर। अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी, बताइए। अम्बा जो है किस राज्य की राजकुमारी थी। तो अम्बा की बात करें तो अम्बा जो है काशी राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प 94 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए वीर बर्बरिक किसके पुत्र थे, बताइए। वीर बर्बरिक जो है किसके पुत्र थे। तो वीर बर्बरिक जो आपके घटोत्कच के पुत्र थे, ठीक है। घटोत्कच कौन थे, तो घटोत्कच जो है आपके भीष्म इसके भीम के, ठीक है, भीम के पुत्र थे, इतना याद रखिए, ठीक है। और इसके पुत्र आपके वीर बर्बरिक थे, ठीक है। जिसको जो है खाटू श्याम के देखिए वीर बर्बरिक को देखिए घाटू श्याम जो है वही है, याद रखिए, ठीक है। खाटू श्याम जो है वीर बर्बरिक का ही वहां पे पूजा होता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 96 नंबर है। आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ठीक है। आधुनिक राज्यों में स्थिति जो है समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है। आधुनिक राज्यों में स्थिति जो है समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बारकर की है जो आपका ये वाला विकल्प देगा राइट आंसर, ठीक है। आधुनिक राज्यों में जो स्थिति है समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये जो कथन है साथियों बारकर की है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 97वां। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा, बताइए।
असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका राइट आंसर। और संलग्नता को अनैतिक कहा गया था जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा, तो जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 98 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इनमें से कौन सा जो है लुसियन पाई की राजनीति विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है लुसियन पाई की राजनीति विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे स्वतंत्रता, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, बल्कि समानता, समता, विभिन्नीकरण, ये जो है उसकी लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता उसका जो है आधार स्तंभ नहीं था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 99 नंबर है। सभ्य सभ्य समाज राजनीति चिंतन की में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं? बताइए, सभ्य समाज जो है राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, किसके अनुसार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे बेंथम के अनुसार। बेंथम के अनुसार जो है आपकी सभ्य समाज राजनीति चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, इतना याद रखिए। ठीक है, सभ्य समाज जो है राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है बेंथम के अनुसार, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। भारतीय संसद निर्मित होती है किसके द्वारा? बताइए, भारतीय संसद का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को मिलाकर। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा जो है आपकी भारतीय संसद का निर्माण होता है, इतना याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।